हेलो गाइस, तो आज मैं एक वेब सीरीज एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसमें टोटल 7 एपिसोड्स हैं और सारे एपिसोड्स 1 घंटे से ज़्यादा के हैं। इस वजह से आज की वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसके बदले हम आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। तो कहानी की शुरुआत साल 1989 से होती है कि मॉमी नाम की एक प्यारी सी बच्ची को स्टेज पे डांस करते हुए दिखाया जाता है कि मॉमी का एक ही सपना था, वो सेलिब्रिटी बनना चाहती थी। लोगों की तालियां और तारीफें सुनकर मॉमी का दिन बन जाता था, पर जैसे जैसे मॉमी बड़ी होती गई वैसे वैसे उसे उसके सपने टूटते हुए नजर आने लगे, क्योंकि उम्र के साथ मॉमी बदसूरत होती जा रही थी। मॉमी की मॉम का कहना था कि बदसूरत लोग सेलिब्रिटी नहीं बनते हैं। फिर भी मॉमी ने आस नहीं छोड़ी, पर धीरे धीरे लोग उसके सामने ही उसकी बुराई करने लगे, जिससे हुआ ये कि मॉमी का हौसला टूटता गया। हमेशा स्टेज को 4 चांद लगाने वाली मॉमी अब ऑडियंस का हिस्सा बनकर रह गई, पर उसके मन में बस अभी भी यही बात रहती थी कि मैं खूबसूरत क्यों नहीं हूँ, मैं सेलिब्रिटी क्यों नहीं बन सकती। इसके बाद सीन 2009 में शिफ्ट होती है। मॉमी 27 साल की हो चुकी है। वो एक नॉर्मल सी ऑफिस में एक नॉर्मल सी जॉब कर रही है, पर अब भी उसमें तारीफ सुनने की ख्वाहिश कहीं जिंदा है। इसलिए एक दिन मॉमी अपने फेस पे मास्क लगाकर एक सोशल मीडिया साइट पे लाइव स्ट्रीमिंग करती है, जिसमें वो काफ़ी सेक्सी अंदाज में डांस करती है। ठरकी लोगों की तो दुनिया में कमी नहीं है। वो मॉमी को जल्द ही इंटरनेट पे काफ़ी फेमस कर देते हैं। मॉमी की ऑफिस में एरम नाम की खूबसूरत सी लड़की की एंट्री होती है। एरम काफ़ी खूबसूरत थी। वो रोज़ाना ऑफिस के मर्दों को कॉफ़ी पिलाती थी, जिससे वो एरम से इम्प्रेस होते थे। पर यह चीज़ मॉमी और उसकी फ्रेंड सेंग सुन को पसंद नहीं थी। वो जानती थी कि एरम ने प्लास्टिक सर्जरी करवा करके ये खूबसूरती हासिल की है। ऑफिस के सारे मर्द उस पर लट्टू थे, पर टीम मैनेजर मिस्टर पार्क सबसे डिफरेंट थे। वो लड़कियों को उनकी खूबसूरती से नहीं बल्कि उनके काम से जज करते थे। उन्होंने तो एरम को साफ साफ कह दिया था कि आप कॉफ़ी बनाने के बजाय अपने काम पे ध्यान दीजिए। मॉमी को मिस्टर पार्क बहुत पसंद थे, पर वो उन्हें अपनी दिल की बात नहीं बता पाती थी, क्योंकि मिस्टर पार्क शादीशुदा थे। मॉमी ऑफिस के बाद प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ा करती थी। वो भी प्लास्टिक सर्जरी से खूबसूरत बनना चाहती थी, मगर उसके पास इतने पैसे नहीं थे। पर जब वो मास्क पहन लेती थी तो उसे काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस होता था। मॉमी के ठरकी फैंस तारीफ कर करके उसे चने की झाड़ पे चढ़ा देते थे। वो मॉमी को कई सारे हार्ट्स देते थे, जिससे मॉमी की अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। एक दिन मिस्टर पार्क अपने टीम के साथ डिनर करने जाते हैं। यहाँ एक एम्प्लॉय मिस्टर पार्क को सोशल मीडिया पे वायरल मास्क गर्ल के बारे में बताता है, जिससे मॉमी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि मॉमी ही तो मास्क गर्ल है। डिनर के बाद वर्कर शराब पीने के लिए बाहर जाना चाहते थे, मगर मिस्टर पार्क अपने घर जाना चाहते थे, क्योंकि उनकी वाइफ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मॉमी मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहती है कि मुझे भी घर पे कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए मुझे भी घर जाना होगा। मिस्टर पार्क, आप मुझे रास्ते में छोड़ देंगे क्या? पार्क को एतराज़ नहीं था। रास्ते में दोनों के बीच में एक अजीब सी खामोशी थी। तभी मिस्टर पार्क की वाइफ कॉल करती हैं और बातों ही बातों में सवाल कर देती हैं कि आपके साथ कोई और भी है क्या? इस पे मिस्टर पार्क जवाब देते हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। इससे मॉमी को काफ़ी अच्छा फील होता है कि मिस्टर पार्क ने मेरे लिए अपनी वाइफ से झूठ बोला। मॉमी तो ये भी सोचना शुरू कर देती है कि शायद मिस्टर पार्क भी मुझे पसंद करते हैं। घर जाने के बाद मॉमी लाइव स्ट्रीम शुरू करती है। वो आज के इंसिडेंट के बारे में अपने फॉलोअर्स को बताती है और उनकी राय जानना चाहती है कि क्या मेरे बॉस मुझे पसंद करते हैं। जो मॉमी के खिलाफ कमेंट कर रहे थे उन सबको मॉमी ब्लॉक कर दी जाती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में मिस्टर पार्क फिर से एरम को डांटते हैं, क्योंकि उसने अपना काम सही से नहीं किया था। इसलिए एरम लेट नाइट तक काम करती है। सारे एम्प्लॉयज घर जा चुके थे। मॉमी भी अपना काम निपटा कर घर जाने के लिए निकलती है, पर वो अपना कार्ड अपने डेस्क पर ही भूल गई थी। इसलिए वो उसे लेने के लिए दोबारा अंदर जाती है और अंदर का नज़ारा देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि एरम मिस्टर पार्क के साथ इंटीमेट हो रही थी। साथ ही वो शिकायत भी कर रही थी कि आपने मुझे सबके सामने क्यों डांटा।
इस पे मिस्टर पार्क कहते हैं कि इससे हमारे एम्प्लॉयज को शक नहीं होगा कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। ये देखकर मॉमी रोना शुरू कर देती है। उसे इतना दुख हो रहा था जैसे वो ही मिस्टर पार्क की वाइफ हो और उसके हस्बैंड ने उसके साथ चीट किया हो। दरअसल बेचारी मिस्टर पार्क को बहुत भला आदमी समझती थी, पर उनकी सच्चाई देखकर मॉमी का तो दिल ही टूट गया था। घर जाकर मॉमी शराब पीती है और नशे में ही लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देती है। डांस करते हुए अचानक वो अपने सारे कपड़े उतार कर फेंक देती है। अगली सुबह जब मॉमी जागती है तो देखती है कि उसके बदन पे एक भी कपड़े नहीं हैं और रूल वायोलेशन की वजह से मॉमी का अकाउंट भी सस्पेंड हो चुका है। मॉमी को लगता है कि ये सब उस चुड़ैल एरम की वजह से हुआ है। मॉमी उससे बदला लेना चाहती है, इसलिए मॉमी ऑफिस की गॉसिप गैंग को बता देती है कि कल रात मैंने एरम और मिस्टर पार्क को ऑफिस में सेक्स करते हुए देखा। गॉसिप गैंग राज की ये बात आग की तरह पूरे ऑफिस में फैला देती है, जिससे सीनियर तक भी ये बात पहुंच जाती है। वो मिस्टर पार्क को भी फटकारते हैं। इस वजह से मिस्टर पार्क शराब पीकर बीच रोड पे खड़े हो जाते हैं ताकि उनका एक्सीडेंट हो जाए। तब मॉमी मिस्टर पार्क को संभालती है। मॉमी को पार्क के घर का एड्रेस नहीं मालूम था, इसलिए वो उन्हें एक होटल रूम में ले जाती है। बारिश में कपड़े भीग चुके थे, इसलिए वो पार्क और अपने कपड़े उतार कर सो जाती है। अगली सुबह जब मिस्टर पार्क जागते हैं तो उन्हें लगता है कि रात में शायद उन्होंने मॉमी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया था। वो डर कर बिना कुछ कहे वहाँ से भाग जाते हैं। मॉमी जब ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि मिस्टर पार्क ने रिजाइन कर दिया है और एरम का ट्रांसफर हो चुका है। मॉमी काम के सिलसिले में अपना ईमेल चेक करती है तो किसी ने मॉमी की लाइव स्ट्रीम वाली न्यूड फोटो सेंड की हुई थी, जिस पर लिखा था कि मैं तुम्हें जानता हूँ। ये देखकर मॉमी बुरी तरह से डर जाती है। मॉमी जब ट्रेन से घर जा रही होती है तो एक बंदा मॉमी का बम टच कर देता है। मॉमी उसे कन्फ्रंट करती है तो वो कहने लगता है कि तुम कोई हूर की परी हो क्या जो मैं तुम्हारा बम टच करूंगा। मॉमी देखने में अट्रैक्टिव नहीं थी, इसलिए कोई भी मॉमी की बातों पे यकीन नहीं करता है। तब मॉमी उस बंदे को खींचते हुए पुलिस स्टेशन ले जाती है। पुलिस भी मॉमी की बातों पे यकीन नहीं करती है। तब मॉमी उन्हें बताती है कि मुझे शक है कि इसी बंदे ने मुझे अश्लील फोटो भेजे थे, शायद ये मुझे स्टॉक करता है। इतनी गंभीर बात को पुलिस हल्के में ले लेती है क्योंकि मॉमी खूबसूरत नहीं थी। यही अगर किसी खूबसूरत लड़के ने इल्ज़ाम लगाया होता तो कार्रवाई ज़रूर की जाती। घर जाकर मॉमी देखती है कि उसका सस्पेंडेड अकाउंट अब वापस आ चुका है, पर लाइव स्ट्रीमिंग के फीचर अभी भी इनेबल नहीं हुई है। हाँ, वो अपने फॉलोअर्स से चैट जरूर कर सकती है। प्रिंस नाम का बंदा मॉमी को मैसेज करता है। उससे चैट करके मॉमी काफ़ी अच्छा महसूस करती है क्योंकि वो मॉमी का डाई हार्ट फैन था। वो मॉमी की तारीफों की पुल बांध देता है। इसके बाद प्रिंस का चेहरा दिखाया जाता है। प्रिंस कोई और नहीं बल्कि मॉमी के ऑफिस में काम करने वाला जू ओहनम था। आगे बढ़ने से पहले हम जू ओहनम के बैकग्राउंड स्टोरी जान लेते हैं। तो जब जू छोटा था तो वो मोटा था, इसी वजह से बाकी बच्चे जू का मजाक उड़ाते थे और उसे तंग किया करते थे। बुली होने से बचने के लिए जू ने सबकी नज़रों से बचकर रहना शुरू कर दिया था। जू का कोई दोस्त नहीं था। टाइम स्पेंड करने और अच्छा महसूस करने के लिए जू ने गंदी फिल्मों का सहारा लिया। वो अपनी फ्री टाइम में ब्लू फिल्म्स देखता था और मैस्टरबेट करता था। रियल लड़कियों से बात करने की हिम्मत तो नहीं थी उसमें, इसलिए उसने अपनी हवस मिटाने के लिए सेक्स डॉल खरीद लिया। वो उस लाइफ साइज डॉल को अपनी गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट किया करता था। वो जल्दी अपनी मॉम के कॉल्स पे पिक नहीं करता था। इसी वजह से जो कि मॉम उस पर गुस्सा करती थी। वो हमेशा जो को अपनी सहेलियों के बेटों से कंपेयर किया करती थी कि उन्होंने अच्छी जॉब पाने के बाद शादी करके घर बसा लिया है, उनके बच्चे भी होने वाले हैं और एक मैं अभागन हूँ जिसके बेटे की एक गर्लफ्रेंड तक नहीं है, तो मुझे पोते पोतियाँ कब तक नसीब होंगे। जो को लड़कियों से नजर मिलाने में बहुत शर्म आती थी, इसलिए वो ऑफिस में जरूरत पड़ने पे लड़कियों की हाथ देखकर बातें किया करता था। एक दिन मॉमी जो को एक फाइल देने के लिए गई थी, तब जू ने गौर से मॉमी के हाथ देखे थे। मॉमी के दोनों हाथों के अंगूठों पे तिल थी, साथ ही उसने आज ग्रीन कलर के नेल पेंट भी लगाई थी। जो जब रात को लाइव स्ट्रीम देख रहा था तब उसने मास्क गर्ल के हाथों को भी नोटिस किया और उसे पता चल गया कि ये मास्क गर्ल कोई और नहीं बल्कि उसके ही ऑफिस में काम करने वाली मॉमी है। इसी दिन से जू को मॉमी से प्यार हो गया। वो ऑफिस में बस उसे ही देखता रहता था, पर बात करने की उसकी कभी हिम्मत नहीं होती थी, इसलिए वो लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान मॉमी से काफी फ्लर्ट करता था। मॉमी जब अपनी टीम के साथ डिनर पे गई थी तब जू भी उस टीम मेंबर में शामिल था।
उसे मॉमी का मिस्टर पार्क के साथ टैक्सी शेयर करना पसंद नहीं आया था, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। लाइव स्ट्रीम के बाद जू समझ गया था कि मॉमी मिस्टर पार्क को पसंद करती है। इससे पहले कि ज़्यादा लेट हो जाए, जू मॉमी को प्रपोज करना चाहता था। काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद वो ऑफिस में सबके सामने मॉमी को प्रपोज कर ही देता है। मॉमी लव यू टू कहकर तुरंत उसे किस कर लेती है, पर जल्द ही जो को रियलाइज होता है कि ये उसका एक इमेजिनेशन था। रियल में तो वो मॉमी से बात भी नहीं कर पाया था। इसके बाद मिस्टर पार्क और एलन के अफेयर के बारे में सबको पता चल जाता है। मॉमी मिस्टर पार्क को होटल रूम ले जाती है। इससे जू को बहुत बुरा लगता है। वो मॉमी के न्यूड फोटोज पे आई नो यू लिखकर मॉमी को सेंड कर देता है, यानी कि मॉमी जिस बंदे पे शक कर रही थी वो गलत था। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। चैट करते हुए मॉमी प्रिंस को बताती है कि मैं अपने एक फॉलोअर हैंडसम मॉन्क के साथ डेट पे जाने वाली हूँ। इससे प्रिंस यानी कि जू को बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में मॉमी मास्क लगाकर अपने फैन के साथ डेट पे जाती है। वो बंदा जिद करके मॉमी से उसका मास्क उतरवा देता है और फिर उसकी बहुत सारी तारीफें करता है। मॉमी को हैंडसम मॉन्क बहुत पसंद आता है। उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी थी और वो मॉमी को खूबसूरत भी समझ रहा था। वहीं दूसरी ओर जू देखता है कि हैंडसम मॉन्क अपने डेट से रिलेटेड पोस्ट कर रहा है। वो पोस्ट में मॉमी की बदसूरती का मजाक उड़ा रहा था। साथ ही उसने ये भी लिखा था कि मैं मास्क गर्ल को शराब पिलाकर उसका MMS बनाऊंगा। ये देखते ही जू परेशान हो जाता है। वो मॉमी को कॉल करता है, पर फोन साइलेंट पे होने की वजह से मॉमी ध्यान नहीं दे पाती है। लाउड म्यूजिक होने का बहाना बनाकर हैंडसम मॉन्क मॉमी को एक होटल रूम में ले जाता है, पर यहाँ तो वो मॉमी के नजदीक आने की कोशिश कर रहा था। मॉमी को ये सही नहीं लगता है। वो घर जाना चाहती थी। तब हैंडसम मॉन्क अपना असली चेहरा दिखाता है। वो कहना शुरू कर देता है कि जब कुछ करना ही नहीं था तो यहाँ आई क्यों? मेरे इतने सारे पैसे खर्च करवा दिए। जितने पैसे खर्च हुए थे मॉमी उसे दे देती है। इस पे वो कहता है कि नखरे तो ऐसे दिखा रही है जैसे कोई जन्नत की हूर हो। इसके बाद तो वो सारी लिमिट ही क्रॉस कर देता है। वो मॉमी को बुरी तरह से बेइज्जत करता है। धीरे धीरे वो हाथापाई पे उतर आता है और फिर वो मॉमी का रेप करने की कोशिश करता है। इस दरमियान सर पे चोट लगने की वजह से हैंडसम मॉन्क मारा जाता है। ये देखकर मॉमी डर जाती है। वो पुलिस को फोन करने वाली थी। तभी वो जू के कॉल्स और मैसेजेस देखती है। तब मॉमी कॉल करके जू को उस होटल में बुलाती है और सारी चीज़ें बता देती है। फिर वो पुलिस को कॉल करना चाहती है, मगर जू ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि मॉमी यहाँ अपनी मर्जी से आई थी। इसलिए पुलिस मॉमी की बात पर यकीन नहीं कर पाएंगे कि मॉमी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ाई की, जिसमें हैंडसम मॉन्क मारा गया। मॉमी को अपनी पिछली इंसिडेंट याद आती है जब एक बंदे ने मॉमी को हैरेस किया था, पर पुलिस का ये कहना था कि आप इतनी खूबसूरत नहीं है कि कोई आपको हैरेस करेगा। जो मॉमी से कहता है कि तुम घर चली जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मॉमी के जाने के बाद जो एक बैग और नाइफ लेकर आता है ताकि वो हैंडसम मॉन्क की बॉडी को काट करके बैग में डाल सके और फिर उसे ठिकाने लगा सके। मगर तभी हैंडसम मॉन्क जाग जाता है, यानी वो सिर्फ बेहोश हुआ था, मरा नहीं था। लेकिन उसने मॉमी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। इसी गुस्से में जो उसे नाइफ से स्टैब करके इस बार फाइनली मार देता है। जो जब अगले दिन ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि मॉमी ने कॉल करके जॉब से रिजाइन कर दिया है। इसलिए ऑफिस से मॉमी का एड्रेस लेकर जो उसके घर जाता है, पर ना तो मॉमी दरवाज़ा खोलती है और ना ही उसका फ़ोन उठाती है। कुछ दिनों के बाद मॉमी लाइव स्ट्रीमिंग करके अपने फैंस को बताती है कि आज मेरा आखिरी लाइव स्ट्रीमिंग है। जो तुरंत मॉमी के घर जाता है और दरवाज़ा खोलने की जिद करने लगता है। तब मॉमी जो को अंदर आने देती है। जो कई सारे सवाल करने लगता है कि तुमने जॉब क्यों छोड़ दी, अब तुम आगे क्या करने वाली हो, क्या तुम कहीं जा रही हो? तब मॉमी कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम ही प्रिंस हो और तुमने ही मुझे मेल भेजे थे। तुम भी बाकी मर्दों की तरह ही हो। इसके बाद अचानक जो मॉमी पे टूट पड़ता है वो मॉमी के साथ जबरदस्ती करता है। आखिर में वो मॉमी का मास्क हटाता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि उसके पूरे फेस पे पट्टियां बंधी थी। तभी अचानक मॉमी आइस स्पीकर से स्टैब करके जू को मार डालती है। इसके बाद सीन जू की मॉम किम कुयांगजा पे शिफ्ट होती है। क्योंगजा काफी गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी, पर शादी के तुरंत बाद ही क्योंगजा का पति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व हो गया था। इसलिए सिर्फ 3 साल के बाद ही इनका डाइवोर्स हो गया, जब जू ने बोलना तक नहीं सीखा था। क्योंगजा ने हिम्मत से काम लिया। जू को अच्छी परवरिश देने के लिए उनसे जो भी बन पड़ा उन्होंने वो किया, पर इन सब चीज़ों में वो ये रियलाइज़ नहीं कर पाई कि बाकी के बच्चे जू को बुली करते थे।
जो भी उनसे कभी भी सच्चाई नहीं बता पाया। जब जू ने जॉब ज्वाइन की तब उसने अपनी मॉम से कहा कि यहाँ से ऑफिस काफी दूर पड़ता है, इसलिए मुझे ऑफिस के नजदीक रूम रेंट पे लेना है। हालांकि क्योंजा इससे बिल्कुल खुश नहीं थी, पर जू ने उनकी परवाह नहीं की। वहाँ जाने के बाद उसने अपनी मॉम से कट ऑफ कर लिया। वो फोन भी बहुत मुश्किल से पिक करता था और अपनी मॉम को अपने रूम पे आने भी नहीं देता था। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। लास्ट 2 हफ्ते से क्योंजा की अपने बेटे से बात नहीं हुई थी, इसलिए क्योंजा पुलिस की हेल्प से जू के घर की तलाशी लेती है। पुलिस को पूरे घर में सेक्स टॉयज बिखरे मिलते हैं और इसके अलावा एक ब्लैक बैग मिलती है जिसमें किसी के लाश के टुकड़े पड़े थे। यह सुनकर ही क्योंजा बेहोश हो जाती है। लाश को फोरेंसिक टीम के पास भेज दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि वो लाश जू की नहीं थी। इससे क्योंजा थोड़ी राहत की सांस लेती है। पुलिस जू के बारे में पहले उसकी मॉम और फिर ऑफिस वालों से पूछताछ करती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि मम्मी के रिजाइन करने के बाद जू ने ऑफिस से उसकी एड्रेस ली थी और उसके बाद वो दोबारा ऑफिस नहीं आया। पुलिस मम्मी के रूम पे जाती है। लैंडलॉर्ड से पता चलता है कि मम्मी ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी क्योंकि उसके फेस पे पट्टियां बंधी थी। फिर उसने अचानक रूम खाली कर दिया। पुलिस को लगता है कि जू और मॉमी एक साथ कहीं भाग गए हैं। ये पूरा केस मीडिया तक भी पहुंच गया था। जू के कंप्यूटर में 2000 से भी ज्यादा ब्लू फिल्म्स मिली थी और घर पर पाए गए सेक्स टॉयज की वजह से मीडिया जू को हवसी साबित कर देती है। इससे जू की मॉम क्योंजा को बहुत गुस्सा आता है कि पुलिस उनके बेटे को तो नहीं ढूंढ पाई, उल्टा उन्होंने जू को कातिल, हवसी और ठरकी का टैग दे दिया। बेचारी क्योंजा के पास एक माँ का दिल था, वो भला अपने बेटे को कैसे भुला सकती थी। वो समझ चुकी थी कि जू के बारे में पता लगाने के लिए उसकी लाइफ को अच्छे से जानना होगा। जू अपना ज्यादातर वक्त कंप्यूटर पे बिताता था और क्योंजा को कंप्यूटर यूज करना ही नहीं आता था, इसलिए सबसे पहले वो कंप्यूटर सेंटर जाकर कंप्यूटर और इंटरनेट की सारी जानकारी हासिल करती है, जिससे क्योंजा बड़ी आसानी से पता लगा लेती है कि जू मार्स गर्ल का डाई हार्ड फैन था और उसने मार्स गर्ल की रियल आइडेंटिटी का भी पता लगा लिया था। इंटरनेट से क्योंजा को पता चलता है कि एक डांसर है जिसे लोग मार्स गर्ल समझ रहे हैं, उसने भी शायद हाल फिलहाल में प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। दूसरी ओर पुलिस को एक लावारिश लाश मिलती है। क्योंजा शिनाख्त करने के लिए जाती है तो पता चलता है कि ये जू की ही लाश है। इससे क्योंजा टूट जाती है क्योंकि उन्हें पता था कि जू काफी रहमदिल था, वो किसी का कत्ल नहीं कर सकता था। जरूर ये सब मम्मी का ही किया धरा है। क्योंजा फैसला करती है कि वो अपने बेटे की मौत का बदला जरूर लेगी। क्योंजा सबसे पहले मम्मी के मॉम के घर जाती है, जहां सर्वेंट से पता चलता है कि मम्मी की मॉम ने कई साल पहले ही उससे रिश्ता तोड़ लिया था, इसलिए उन्हें नहीं पता है कि मम्मी कहाँ है। इंटरनेट पर लोग जिस लड़की को मार्स गर्ल समझ रहे थे वो दूसरे शहर के एक मॉल के बाहर डांस करती हुई देखी गई थी, इसलिए क्योंजा उस मॉल में जाकर उस लड़की के बारे में पता करती है। तब उसे पता चलता है कि वो लड़की एक इवेंट पर डांस करने के लिए आई थी। क्योंजा उस इवेंट कंपनी का एड्रेस लेकर उनके पास जाती है। तब उसे पता चलता है कि मम्मी ने अपना नाम बदलकर यूमी रख लिया है। यूमी ने ज्यादा पैसों के लिए नाइट क्लब भी ज्वाइन कर लिया है। क्योंजा 1-2 दिन तक यूमी को स्टॉक करती है, जिससे उन्हें यूमी की पूरी रूटीन के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद क्योंजा यूमी को किडनैप करने की पूरी तैयारी कर लेती है। वो टैक्सी ड्राइवर बनकर यूमी को क्लब के बाहर से पिक करती है और फिर इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे बेहोश कर देती है। यूमी जब होश में आती है तो वो जंगल के बीचों बीच एक कब्रिस्तान में मौजूद थी। क्योंजा उसे मारती पीटती है और जानना चाहती है कि उसने जू को क्यों मारा, पर यूमी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब क्योंजा कहती है कि तुम्हारे लॉकेट से मुझे यकीन हो गया है कि तुम ही मम्मी हो, क्योंकि मम्मी यही लॉकेट पहना करती थी। अब झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है। तब यूमी कहती है कि मैं समझ गई आप किसकी बात कर रही हो, यकीन मानिए मैं वो नहीं हूँ, पर मैं आपको उस तक पहुँचा सकती हूँ। दरअसल कुछ वक्त पहले हमारे क्लब में मम्मी डांसर बनकर आई थी और मेरे सारे कस्टमर्स को उसने अपना कस्टमर बना लिया था। इस वजह से मेरी उससे लड़ाई भी हुई थी। उसी लड़ाई में ये लॉकेट मम्मी के गर्दन से गिर गई थी और मैंने इसे रख लिया था। उसी दिन मैंने वो क्लब भी छोड़ दिया था और उसके बाद मैं उसे दोबारा नहीं मिली हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि वो कमीनी कुत्ते की मौत मरे, इसलिए मैं उसे ढूंढने में आपकी पूरी मदद करूँगी। यूमी एक क्लब के मैडम से बात करती है और फिर क्योंजा को आकर बताती है कि मम्मी ने काम छोड़ दिया है, पर मैं जल्द ही उसे ढूंढ लूंगी।
क्योंजा यूमी पे भरोसा कर लेती है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि यूमी उन्हें झूठी कहानी सुना रही है। दरअसल ये बात तो सच थी कि यूमी मॉमी से क्लब में मिली थी, पर दोनों में कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ था। दोनों बहनों की तरह रहती थी। दरअसल मॉमी और यूमी दोनों को बदसूरत होने की वजह से बुली होना पड़ा था, इसलिए इन दोनों ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। दोनों ने एक दूसरे से अपनी पास्ट की हर एक सच्चाई शेयर की थी। इसी वजह से ये एक दूसरे का दर्द अच्छे से समझती थी। यूमी को मॉमी की लॉकेट पसंद आ गई थी, इसलिए उसने लॉकेट यूमी को दे दिया था। प्रेजेंट में यूमी सबसे पहले मॉमी के पास जाती है और उसे क्योंजा के बारे में बताती है। दोनों इस शहर को छोड़कर भागने का फैसला करती हैं, पर ये इस बात से अनजान थी कि क्योंजा ने अभी भी इन पे नजर रखा हुआ था। क्योंजा इन्हें पकड़ लेती है। क्योंजा यूमी और मॉमी दोनों को मारना चाहती थी। इनके बीच काफी छीना झपटी हाथापाई होती है, जिससे आखिर में यूमी और क्योंजा मारे जाते हैं, पर मॉमी बच जाती है। मॉमी इनकी लाश गाड़ी में डालकर गाड़ी को लेक में डुबा देती है। इसके बाद सीन 2011 में शिफ्ट होती है, जब एक दिन अचानक मॉमी पुलिस के पास जाकर अपनी सारी गुनाह कबूल कर लेती है। इस केस की अच्छे से जांच की जाती है और फिर कोर्ट मॉमी को उम्र कैद की सजा सुना देती है। इसके बाद सीन 1 साल पहले शिफ्ट होती है और हमें पता चलता है कि जो की जबरदस्ती करने की वजह से मॉमी प्रेग्नेंट हो गई थी। यूमी की मौत के बाद उसने अपनी बेटी को जन्म दिया था और फिर अपनी मॉम को उसे सौंप दिया। इसके बाद मॉमी जेल में अपनी सजा काटने के लिए चली गई और इधर मॉमी की बेटी मीमो धीरे धीरे बड़ी होने लगी। मीमो की नानी उसे बहुत क्रिटिसाइज किया करती थी कि तुम तो अपनी मॉम की तरह ही बनोगी। बेचारी मीमो समझ नहीं पाती थी कि मेरी नानी मेरी मॉम से इतनी नफरत क्यों करती हैं और मेरी मॉम आखिर में है कहाँ। एक तरफ मीमो की नानी उसे हर बात पे डांटा करती थी, तो वहीं दूसरी ओर स्कूल के बाहर एक दादी अम्मा का ढाबा था। वो मीमो को बहुत प्यार देती थी। धीरे धीरे मीमो के स्कूल में मीमो की माँ मॉमी के बारे में खबर फैल गई कि मीमो की मॉम मास गर्ल थी जिसने कई लोगों का कत्ल किया था। इससे बाकी के बच्चे मीमो को बुली करने लगे और बदले में मीमो उनकी पिटाई करने लगी और इसी वजह से मीमो को स्कूल से निकाल दिया गया। मीमो की नानी दूसरे स्कूल में मीमो की एडमिशन करवाती है, पर मीमो जहाँ भी जाती है उसे अपनी मॉम की वजह से बुली होना ही पड़ता है। इस वजह से मीमो अपनी मॉम से नफरत करने लगती है, पर मुश्किल भरे इस दौर में वो दादी अम्मा मीमो का हमेशा साथ देती है। न्यू स्कूल में मीमो की दोस्ती कीको नाम की लड़की से हो जाती है। दोनों साथ में बहुत खुश थे। आगे चलकर मीमो कीको को अपनी मॉम की सच्चाई बता देती है कि मैं मास गर्ल की बेटी हूँ और कुछ ही दिनों के बाद पूरे स्कूल में ये बात आग की तरफ फैल गई कि मीमो किलर मास गर्ल की बेटी है। मीमो ने ये बात सिर्फ कीको को ही बताई थी, इसलिए वो उस पर ही शक करती है कि कीको ने ही ये बात लीक की है। हालांकि कीको का कहना था कि मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया है, पर मीमो कीको पर यकीन नहीं करती है। इसके बाद सीन 2023 में शिफ्ट होती है। जेल में एक दिन मॉमी को लेटर रिसीव होती है जिसमें किसी ने लिखा था कि जैसे मैंने अपना बच्चा खोया है वैसे ही तुम भी अपना बच्चा खोओगी। ये पढ़कर मॉमी बेचैन हो जाती है। उसे मीमो की फिक्र होने लगती है। वो किसी तरह जेल से भागना चाहती है। वो भागने की कोशिश भी करती है पर पकड़ी जाती है। इसके बाद मॉमी को स्पेशल सेल में कैद कर दिया जाता है। उस सेल में बाइबल के अलावा कुछ भी नहीं था। मॉमी को काफी दिनों तक उसी सेल में बंद रखा जाता है। जब उसे बाहर निकाला जाता है तो मॉमी का नया अंदाज देखकर सभी दंग रह जाते हैं, क्योंकि मॉमी गॉड पे यकीन नहीं करती थी, पर वो अब एक बिलीवर बन चुकी थी। अब उसके लाइफ का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि वो गॉड के बताए हुए रास्तों पर चले। एक दिन मॉमी जेल की डॉन को रोते हुए दिखती है तो उसके पास जाती है। तब उसे पता चलता है कि डॉन की बेटी का किडनी खराब हो गया है और उसकी मैचिंग की किडनी नहीं मिल रही है। तब मॉमी अपनी किडनी देने को तैयार हो जाती है। उस डॉन की पहुंच बहुत ऊपर तक थी। वो जेल में ही मॉमी का ब्लड ग्रुप चेक करवाती है। खुशी की बात ये थी कि मॉमी और डॉन की बेटी का ब्लड ग्रुप मैच हो जाता है। नेक्स्ट सीन में कुछ चर्च के वॉलंटियर्स जेल में कैदियों को ज्ञान देने आती हैं। इनमें एक बूढ़ी औरत भी थी। वो मॉमी से कहती है कि अपनी बेटी को बचा सकती हो तो बचा लो। मॉमी कुछ समझ नहीं पाती है। तब वो बूढ़ी औरत बताती है कि मैं कोई और नहीं बल्कि जू की मॉम क्योंजा हूँ। दरअसल मैं मरी नहीं थी बल्कि बेहोश हुई थी।
जब मुझे होश आया तब मैं गाड़ी के शीशे को तोड़कर बाहर निकल आई। शुरुआत में तो मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश करी पर कोई फायदा नहीं हुआ। 1 साल बाद न्यूज से पता चला कि तुमने सरेंडर कर दिया है और सरेंडर करने से पहले तुमने एक बच्चे को जन्म भी दिया था। तब मैंने भी प्लास्टिक सर्जरी करवा करके अपना चेहरा बदल दिया ताकि तुम्हारी मॉम मुझे पहचान ना सके। और फिर मैंने तुम्हारी बेटी मीमू के स्कूल के बाहर अपना छोटा सा ढाबा खोल लिया। फ्री में चीजें खिलाकर मैंने मीमू से दोस्ती कर ली। मैं दादी माँ बनकर मीमू पे बहुत प्यार लुटाती थी, पर उसकी ही पीठ पीछे मैं मीमू के क्लासमेट्स के पेरेंट्स तक ये बात पहुँचा देती थी कि मीमू किलर मास गर्ल की बेटी है, जिससे ये खबर मीमू को कभी भी पीछा नहीं छोड़ती थी। बच्चे उसे बुली करते थे। मीमू के पास बात करने के लिए कोई और नहीं था, इसलिए वो मुझे दादी माँ मानकर अपनी सारी तकलीफें बताया करती थी। तब मैं मीमू को उकसाती थी कि जब कोई भी तुम्हें बुली करे तो तुम्हें उसे फाइट करना है। फाइटिंग की वजह से ही मीमू को हर स्कूल से निकाल दिया जाता था। ये सब मेरी वजह से ही हो रहा था और बेचारी मीमू को लगता था कि ये सब उसकी कातिल माँ की वजह से हो रहा है। मास गर्ल की खबर मैं लीक करती थी और वो अपनी फ्रेंड्स पे शक किया करती थी। सच्चाई जानकर मम्मी क्यूंजा को मार डालना चाहती है, पर पुलिस वाले उसे ऐसा करने नहीं देते हैं। नेक्स्ट सीन में मीमू अपनी नानी से किसी बात से नाराज होकर क्यूंजा के पास चली जाती है। वो क्यूंजा का बर्थडे सेलिब्रेट करती है और बताती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं बड़ी होकर ढेर सारे पैसे कमाना चाहती हूँ ताकि मैं आपकी देखभाल कर सकूँ। ये सुनकर क्यूंजा थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, पर फिर वो अपना उद्देश्य याद करती है। दूसरी ओर मीमू की नानी परेशान थी। वो पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट फाइल करने जाती हैं। मीमू कोई पहली बार तो मिसिंग हुई नहीं थी। वो बीच बीच में ऐसे ही हमेशा गायब हो जाया करती थी और अगले दिन खुद ब खुद वापस आ जाया करती थी। इसलिए पुलिस उन्हें 1-2 दिन का इंतजार करने को कहते हैं। दूसरी ओर मॉमी डॉन की बेटी को किडनी डोनेट करने के लिए एम्बुलेंस से हॉस्पिटल जाती है, पर वहां जाने के बाद वो अपनी बेटी को बचाने के लिए हॉस्पिटल से फरार हो जाती है। वो सबसे पहले अपनी मॉम को कॉल करती है और बताती है कि मीमू की जान खतरे में है। फिर वो उन्हें क्यूंजा के बारे में भी बता देती है कि कैसे वो जेल में आकर मुझे धमका कर गई है। सारी सच्चाई जानने के बाद मॉमी की मॉम किसी तरह से क्यूंजा का घर का एड्रेस निकलवा लेती हैं। फिर वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देती है कि क्यूंजा ने मीमू को किडनैप किया है। इसलिए पुलिस वाले उस एड्रेस पे जाते हैं और क्यूंजा के घर की तलाशी लेते हैं, पर उन्हें मीमू नहीं मिलती है क्योंकि क्यूंजा ने मीमू को बेसमेंट में बांध कर रखा था। पुलिस को जल्द ही मॉमी के फरार होने की खबर मिल जाती है, इसलिए वो मॉमी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। पुलिस के जाने के बाद क्यूंजा मीमू को बताती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारी माँ की है। उसने मेरे बेटे को मारा था और अब मैं तुम्हें मारकर उससे बदला लूंगी। अपना बच्चा खोने का दर्द क्या होता है तभी मम्मी को पता चलेगा। पर बेचारी मीमू को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए वो उन्हें पहले के जैसे हो जाने को कहती है, पर कोई फायदा नहीं होता है। जल्द ही मीमू को ढूंढते हुए उसकी नानी माँ क्यूंजा के घर तक आ जाती हैं। वो क्यूंजा को कन्फ्रंट करती है। इसी वक्त मीमू की बेस्ट फ्रेंड कीको भी किसी तरह से यहाँ पहुँच जाती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि क्यूंजा ने ही स्कूल में मीमू की मॉम का सीक्रेट रिवील किया था। मीमू की नानी कीको को बेसमेंट में जाकर मीमू को बचाने को कहती हैं और खुद क्यूंजा से फाइट करती हैं, पर क्यूंजा भारी पड़ती है। वो मीमू की नानी को मार डालती है। इसके बाद मॉमी भी आ जाती है। वो क्यूंजा को जख्मी करके अपनी बेटी को छुड़ा लेती है। फिर जब वो भागने ही वाली होती है कि तभी क्यूंजा फिर से उस पर हमला करती है। दोनों के बीच में काफी देर तक फाइट चलती है। क्यूंजा बेहोश हो जाती है। तब मॉमी अपनी बेटी और कीको को लेकर बाहर आ जाती है। बाहर पुलिस भी आ चुकी थी। तभी क्यूंजा फिर से होश में आ जाती है। वो बाहर आकर मीमू पे गोली चलाती है और ठीक इसी वक्त पुलिस क्यूंजा को शूट करके मार डालती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि मॉमी अपनी बेटी को बचाने के लिए बीच में आ गई थी, इसलिए गोली मीमू को लगने के बजाय मॉमी को लग गई थी। कुछ ही देर में मॉमी की मौत हो जाती है और मीमू जिंदा बच जाती है। अब मीमू का इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा था। मीमू को तो अपने डैड के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि वो कौन थे, उनकी मौत कैसे हुई थी। पैदा होने के बाद उसकी मॉम ने उसे उसकी नानी को सौंप कर सरेंडर कर दिया था और फिर क्यूंजा के हाथों उसकी मॉम मारी गई। नानी से मीमू को वो प्यार नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए, और जब तक उसे रियलाइज हुआ कि उसकी नानी उससे प्यार करती है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो जिस दादी माँ को अपना मानती थी उसने ही मीमू को मारने की कोशिश करी और उसकी मॉम को भी मार डाला।
अपना कहने के नाम पर अब उसके पास बस उसके बेस्ट फ्रेंड कीको ही बची थी। इसलिए कीको के पेरेंट्स मीमो को अपनी बेटी बना लेते हैं और आगे की पढ़ाई भी करवाते हैं। आखिर में मीमो को अपनी मॉम के बचपने की एक सीडी मिलती है जिसमें मॉमी स्टेज पर डांस कर रही थी। इसे देखकर मीमो खुश हो जाती है और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली स्टोरीज के लिए हमारे चैनल मूवीज गाइड हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।